बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझाता हूँ जो इसमें यूज़ होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल सिस्टम क्या होता है। सिंपल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्योर होता है, मीन्स ये सिंगल कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। जैसा कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई और गैस नहीं है, तो ये सिंगल कंपोनेंट से ही मिलकर बना है ना। इसी तरह वाटर पर मुश्तमिल लिक्विड सिस्टम अगर हम ये ले लें तो ये वाटर है, इसके अलावा कोई और नई चीज़ है इसमें, तो ये सिंगल कंपोनेंट से ही मिलकर बना है, तो ये प्योर कंपोनेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये प्योर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, अनचार्ज्ड होना चाहिए, अनचार्ज्ड। ठीक है, अनचार्ज्ड से हम यूँ भी ले सकते हैं कि ये इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, इनर्ट यानी कि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका, अनचार्ज होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, ये मैक्रोस्कोपिकली होमोजीनियस होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिकली कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली होमोजीनियस से क्या मुराद है, मैक्रोस्कोपिकली मीन्स ये मैक्रोस्कोपिकली ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है यानी कि बल्क लेवल पे, ये नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूँ। मैक्रोस्कोपिकली का मतलब होता है कि बल्क लेवल पे पूरे सिस्टम में जो सिस्टम गैस का होगा या लिक्विड का होगा, ये पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एक एक मॉलिक्यूल से एक एक उसके कॉन्स्टिट्यूंट की बात हम नहीं कर रहे। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स यहाँ पर भी उसकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी थ्रू आउट होमोजीनियस हो, यानी थ्रू आउट इसकी कंपोजिशन सेम हो। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिकली होमोजीनियस होना चाहिए। उसके अलावा इसकी क्या खूबी होनी चाहिए कि ये लार्ज होना चाहिए। ठीक है, इतना लार्ज होना चाहिए कि हम इसकी सरफेस टेंशन को भी हम इग्नोर कर देंगे। ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, लार्ज होना चाहिए। उसके बाद इसमें और ख़ूबी क्या होनी चाहिए, और ख़ूबी इसमें यह होनी चाहिए कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ये एक्ट ना करें। इनका इफ़ेक्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि ये होना चाहिए हमारे पास आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि आइसो मीन सेम, ट्रोपिक मीन यूँ समझ लें कि डायरेक्शन के लिए भी हम लेते हैं। तो आइसोट्रोपिक मीन्स कि ये हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। इस डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हो यहाँ पर भी वही हो, वहाँ पर भी वही हो, क्योंकि कंपोजिशन इसकी सेम होगी। ये सारी चीज़ें जब एक जैसी होंगी तो इसकी हर डायरेक्शन में, यूँ हम जाएँ तो प्रॉपर्टीज़ इसकी सेम हो, यूँ हम जाएँ जिस डायरेक्शन में भी हम इसमें चलें इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे सिंपल सिस्टम। तो स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल सिस्टम क्या होता है। प्योर होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का इफ़ेक्ट इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ये तो है हमारे पास स्टूडेंट एक सिंपल सिस्टम। अब सिंपल सिस्टम के बाद फिर हम पढ़ते हैं कि कंपोजिट सिस्टम क्या होता है। कंपोजिट सिस्टम स्टूडेंट हमारे पास ये होता है कि अगर ये दो या दो से ज़्यादा सिंपल सिस्टम जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो वो बनाएंगे कंपोजिट सिस्टम। यानी सिंपल सिस्टम जब आपस में
दो या दो से ज़्यादा सिंपल सिस्टम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपोजिट सिस्टम। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सिस्टम हो गया। ये दूसरा हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसे मैं क्या ले लेता हूँ, इसे मैं ऑक्सीजन गैस का एक सिस्टम ले लेता हूँ। ये दो हमारे पास जो सिस्टम है ये कलेक्टिवली अब इनका नाम हम क्या रख देंगे, कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सिस्टम इज़ कॉल्ड कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। या फिर हम यूँ ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक वाटर है, वाटर पर मुश्तमिल सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, साल्ट है, ठीक है, या ऑयल है, ऑयल पर मुश्तमिल एक सिस्टम है। तो ये अब इनका कलेक्टिवली नाम क्या होगा, ऑयल एंड वाटर सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने सिंपल सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम को हमने स्टडी कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हम समझते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। ये समझने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स एंड इट्स टाइप। तो स्टूडेंट हम समझते हैं कि ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो मीन्स कि मैं ले लेता हूँ कि ये सिंपल सिस्टम हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल एक सिस्टम है। ये हाइड्रोजन गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप समझ लें ये हैं, ठीक है। ये अब स्टूडेंट अगर मैं इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पे स्टडी करता हूँ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल्स पे मीन्स ये मैं एक मॉलिक्यूल्स की अलग स्टडी करता हूँ। मैं कहता हूँ इस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ये होगा, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी ये होगी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन चीज़ों को अगर मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, तो यानी कि ये एक सिंपल सिस्टम है। एक एटम्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, इसकी हीट। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पे मैं स्टडी करता हूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएगी, उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसी तरह अगर ये एक एटम है या मॉलिक्यूल है, मैं इसको स्टडी करता हूँ तो ये माइक्रोस्कोपिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। ये इसको मैं स्टडी करता हूँ तो ये उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ इसका मुझे माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर बताएगी सिस्टम का, कि माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो अगर मैं एक बल्क लेवल पे स्टडी करता हूँ, यानी पूरे सब सिस्टम के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सबको मैं इकट्ठा स्टडी करता हूँ, तो ये जो स्टडी होगी ये कहलाएगी उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को बताएगी। ये मीन्स कि मैं ये कहता हूँ कि ये पूरा जो सिस्टम है, सिंपल सिस्टम जो मैंने पूरा लिया है, इसमें सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, V है, ठीक है। इसमें सब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी पूरे मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल्स की पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है जो कि एवरेज होगी, ठीक है। मैं उसे U से शो कर देता हूँ। इस पूरे सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, मैं उसे म्यू से शो कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर हम लेंगे, इसे मैं T से, ये सारी उसकी क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो मैं V U ये जो मैंने लिखे हैं ये उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, या मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जिसे हम कहेंगे, जो इस सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये अगर सिस्टम की बल्क लेवल पे स्टडी की जाए तो वो स्टडी क्या कहलाती है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर एटम्स या मॉलिक्यूल की स्टडी की जाए तो वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है, और वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को बताएगी। और बल्क लेवल पे जो हम स्टडी करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगी, और वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है हमें। और ये मैक्रोस्कोपिक, अगर हम सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, यानी बल्क लेवल पे सब की स्टडी हम कर रहे हैं, तो अब ये पूरा वॉल्यूम जो होगा इसका ये होगा V। तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, ये उसका मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर होगा। ये इसकी इंटरनल एनर्जी पूरी मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगी,
उसकी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होगा ये इंटरनल एनर्जी। इसी तरह सब का हम प्रेशर देखेंगे तो ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। सब की इंट्रोपी देखेंगे, पूरे सिस्टम की इंट्रोपी एस। तो ये सारे के सारे मैंने ये जो लिखे हैं ये पैरामीटर्स, ये कौन से पैरामीटर हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर हैं। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर हमें क्या बताएंगे? उसकी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक स्टेट बताएंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि बल्क लेवल पे जो सिस्टम को डिफ़ाइन करने के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट आपने इससे क्या सीखा कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? बल्क लेवल पे स्टडी होती है। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंट लेवल पे स्टडी होती है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कौन से होते हैं? यानी कि एक बल्क लेवल पे जो हम उसके वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर, पूरे सिस्टम की इंट्रोपी, पूरे सिस्टम का प्रेशर, वो सारे के सारे पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कहलाते हैं। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बारे में, मैक्रोस्कोपिक स्टेट के बारे में हमें बताते हैं। और इसी तरह माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? इसका एक एटम्स का जो वॉल्यूम होगा छोटा सा, ठीक है, इसी तरह एक एटम्स की जो क्या होगी प्रेशर होगा, एक एटम जो प्रेशर डेवलप करेगा इस वॉल्स के साथ कोलाइड करके, तो ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कहलाते हैं। लेकिन हम मैक्रोस्कोपिक को ही स्टडी करते होते हैं। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स को समझते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स जो है वो क्या होगा। आपने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स ये है, ये मैंने आपको बताए हैं। ये क्या है? ये हमारे पास वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल, टेम्परेचर, प्रेशर, इंट्रोपी, ये है सारे के सारे हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। अगर ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ये हैं कांस्टेंट, यूनिफॉर्म हैं विद टाइम के साथ साथ अगर ये चेंज नहीं हो रहे, तो अब हमारा ये सिस्टम क्या कहलाएगा? ये हमारा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि वॉल्यूम जो है उसका चेंज नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं हो रही, इसी तरह सिस्टम का पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। तो ये फिर पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या होगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? देखें, ये मेरे पास एक सिस्टम है। अगर मैं इसकी ये बाउंड्री फिक्स कर देता हूँ, बाउंड्री में फ़िक्स कर रहा हूँ, यानी रिजिड बना रहा हूँ, ये फ़िक्स है। इसका मतलब जब मैं इसे फ़िक्स करूँगा तो इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसे क्या कर देता हूँ? इम्परमिएबल कर देता हूँ, इसमें जो सुराख भी कोई ना हो, इम्परमिएबल हो, इसका मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स, ये भी मैक्रोस्कोपिक में आता है, पैरामीटर है, नंबर ऑफ़ मोल चेंज नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं इसको एडियाबैटिक बना दूँ, यानी इसको इंसुलेटर कर दूँ, ये एडियाबैटिक में बना दूँ इस वॉल को, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हम ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? इफ़ द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम, देन द सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स की मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, वो क्या हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप्स, अगर हमारे पास सिस्टम का इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम है, मींस ये मेरे पास एक सिस्टम है, मैं इसका प्रेशर मापता हूँ, वो आता है 10 atm, और थोड़ी देर के बाद फिर भी मैं इसका टेम्परेचर मापता हूँ, वो भी है 10 atm। इसका मतलब इसका टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल बराबर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो P1 P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर इसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम
कौन सी इक्विलिब्रियम में होगा? ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह अगर ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन C1 इज इक्वल टू C2 ये चेंज ना हो रही हो, यानी कि इसकी मिकदार चेंज ना हो रही हो, कंसंट्रेशन इसकी चेंज ना हो रही हो, या दो सिस्टम आप ले लें, इसमें इसकी कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो, तो ये सिस्टम एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो इसका केमिकल पोटेंशियल भी चेंज नहीं हो रहा होगा, केमिकल पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इस तरह ये सिस्टम किस में होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट, मैं एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी से आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के मुतालिक। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स चेंज ना हो तो सिस्टम हमारा किस में होगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स हैं। अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो किस में होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर उसका केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो तो वो किस में होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।